वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। आज हम डिटर्मिनेंट के सेकंड वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कि एनडीए के सवाल के एग्जाम से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, इस सेगमेंट में हम इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है हम उसको देखेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा के नहीं देखिएगा, वरना आप इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस कर जाएंगे। और अगर आप यह मिस कर गए तो फिर डिटर्मिनेंट के सवाल लगाने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए आप वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए। हम देखेंगे डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड वीडियो, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, इस सेगमेंट में हमने बहुत कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बता दिया है, ये सब सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया है। आप जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट पार्ट है आप उसको ज़रूर देखेंगे। ये सब सारी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको क्या होता है ये डिटर्मिनेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवा दिया था, ये भी बता दिया था, ये सब सारी चीजें आपको बता दिया गया है फर्स्ट वीडियो में। देखिए यहां से बता हुआ है, यहां से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बताया जा रहा है। इसलिए जो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा या फिर जो मैं आपको बोर्ड पे लिखूँगा, आप केवल उन्हीं को ध्यान में रखिएगा, बाकी अदर चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखेंगे यहाँ पे। देखिए आपसे कहा गया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी त्रिभुज का आप कैसे एरिया निकालेंगे। एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्सेस एट x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given by 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31। ये दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। और या फिर इसका एक और तरीका होता है, एक तो फर्स्ट मेथड ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड मेथड यहां पे दिया गया है, यहां पे सेकंड मेथड दिया गया है 1/2 डिटर्मिनेंट है यहाँ पे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, यहाँ पे x2 माइनस x3 y2 माइनस y3 है। दिखाई दे रहा है आपको। एक तो ये तरीका है हमारा, ठीक है। जो दूसरा तरीका हमारा है 1/2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है, यहाँ पे है 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31, और इसके तीन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए रहेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है 1/2 x1 माइनस x2, यहाँ पे है y1 माइनस y2 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3। ये इसका दूसरा तरीका है, ये इसका दूसरा तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। क्लियर है। इसका जो तीसरा तरीका है यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, इसका तीसरा तरीका क्या है निकालने का एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो है 1/2 है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 दिया गया है
y3 माइनस y1 और फिर दिया गया है x3 y1 माइनस y2। ये आपको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर दे देगा। देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस x3 y2 y माइनस y3 है। तीसरा तरीका क्या है वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा तीसरा तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ठीक है बच्चों, और मैंने बताया है ये मॉड में हो जाएगा क्योंकि जो एरिया होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। कहने का मतलब ये है आप इसको सॉल्व करेंगे और जब ये अगर नेगेटिव में आएगा तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, जो हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से में आएगा। अभी आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए हैं कैसे आप लगाएंगे। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का ये फार्मूला दिया गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का ये फार्मूला दिया गया है। आप देखेंगे यहां पे दिया गया है इसके 4 वर्टेक्स दिए रहेंगे। इसके 4 वर्टेक्स दिए रहेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ये इसके 4 वर्टेक्स दिए रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं। ये होता है एरिया होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 प्लस 1/2 x1 y1 1 x3 y3 1 x4 y4 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं। इसका आप एरिया निकालेंगे, इसका आप एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पता चल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला जो हमारा शॉर्टकट तरीका है, अगला जो हमारा शॉर्टकट तरीका है 1/2 दिया है x1 माइनस x3 है, y1 माइनस y3 है, x2 माइनस x4 है, y2 माइनस y4 है। अगला तरीका यह है 1/2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का निकालने का एक तरीका होता है और पहला तरीका आपके सामने है। ठीक है, पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है, ये वाला पहला तरीका है। इसको निकालिए, इसको निकालिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। और यहां पे हम जो किए हैं ये दूसरा तरीका होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम क्वेश्चंस लगवाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। ये देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी रेखा का समीकरण, किसी रेखा का समीकरण होता है let 2 points be x1 y1 x2 y2 and let p be the point on the line joining a and b, then the equation of the line। मान लीजिए कहा गया है एक लाइन है a और b है, इस पे एक लाइन, इस पे एक पॉइंट p है और इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। क्लियर, यहां तक ये क्लियर है। ये कोई एक पॉइंट है, इस पे a और b दिया गया है, ये इसके कोऑर्डिनेट है अगल बगल। यही कहा गया है a और b कोई पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट p है। तो कहा गया इक्वेशन ऑफ लाइन, इस रेखा का समीकरण बताइए। इस इक्वेशन का
इस लाइन का भी इक्वेशन बताइए, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आप जब देखेंगे फर्स्ट पार्ट तो उसमें आपको सारी चीज़ें विधिवत तरीके से बताई गई हैं। x1 y11 x1 y11 x2 y21 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे आप? x1 y11 x2 y21 और ये जो है इसके कोऑर्डिनेट ये दिए रहेंगे। क्लियर है ना? तो आप इसको x1 y1 यहां पे पुट करेंगे, x y1 ये वैसे ही रहेगा, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो xy बनेगा, इसका जो इक्वेशन बनेगा वो किसमें बनेगा? वो xy बनेगा। क्लियर है ना? ठीक है, इसका जो इक्वेशन बनेगा xy बनेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन का जो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो कहने का मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे, ये देखिए कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसमें होता क्या है? कोलिनियरिटी कहा गया है। कोलिनियर यानी समरेखीय, संरेखीय। क्या हो जाएगा? संरेखीय, हिंदी में संरेखीय कहा गया है। ठीक है ना? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। संरेखीय कोलिनियर किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई पॉइंट हो, ए हो, बी हो और सी हो, वो एक ही लाइन पे लाई करे। मान लीजिए कोई पॉइंट हो ए, बी और सी और एक ही लाइन पे लाई करे, तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है? आप देखेंगे कोई पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया रहेगा ये, तो आप इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट में x1 y11 x2 y21 x3 y31, आप इसको डिटर्मिनेंट में रख करके सॉल्व करेंगे। अगर 0 के बराबर दे देगा तो कहा जाएगा कि ये कोलिनियर हैं। ठीक है, और इसका एक और कंडीशन होता है, क्या? इसका एक और कंडीशन होता है कोलिनियरिटी का। एक्चुअली कोलिनियर के कई सारे कंडीशन होते हैं। ठीक, आपको बारी बारी से आपको 2D वगैरह में बताया जाएगा। इसका एक और कंडीशन होता है, कोई अगर दिया गया है 3 वर्टेक्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ये बेटा क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है ना? यहां तक ये समझ गए हैं? तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स आप समझ गए हैं। इसमें क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन होती है। दूसरा कंडीशन ये है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स x1 y11 x2 y21 डिटर्मिनेंट में रहेगा x3 y31, ये हमारा जो हो जाएगा ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइए, ये देखेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आप ध्यान देंगे, क्रैमर्स रूल क्या होता है? देखिए क्रैमर्स रूल, अभी यहां पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की चीजें बताई जा रही हैं। अभी यहां पे हम सवाल नहीं लगवाएंगे, सवाल के लिए हमारा अलग से वीडियो बनेगा, अलग से हमारा वीडियो रहेगा। लेकिन यहां पे अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें बता रहे हैं, और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप इसको पढ़े रहेंगे तो भी आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, क्रैमर्स रूल ये दिया गया है, ये दिया गया है। देखेंगे अगर ये एक कंडीशन दिया हो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो x क्या हो जाएगा? d1 बाई डी हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? d2 बाई डी हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा? a1 b1 a2 b2 ये हो जाएगा, और d1 जो हो जाएगा
C1 B1 C2 B2 ये वाली पोजीशन हो जाएगी। ठीक, देखेंगे अगर कोई इस तरह की कंडीशन हो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, यानी ये कैसा हो, ये नॉन होमोजीनियस हो, ये क्या हो। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, अभी मैं आपको इतनी सारी चीजें नहीं बताऊंगा मैं, बस आप इसको नोट कर लीजिए इसका क्या होता है, क्या मतलब होता है, हम इसको सवाल में देखेंगे। अभी बस आप ये ध्यान रखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो x क्या हो जाएगा d1 बाई डी, y क्या हो जाएगा d2 बाई डी, d क्या होता है a1 b1 a2 b2 डिटर्मिनेंट होता है, जो d1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा c1 b1 और c2 b2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। और अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम d2 की बात करें, अगर हम d2 की बात करें ये हो जाएगा a1 c1, अगर हम d2 की बात करें तो ये हो जाएगा d हो जाएगा a1 b1, ठीक है, a2 b2, d1 की बात करें तो c1 b1 c2 b2 हो जाएगा। अगर हम d2 की बात करें तो a1 c1 a2 c2 हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे, क्रैमर्स रूल है ये, आप इसको लिख लीजिए, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। ठीक है, यहां तक, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं क्रैमर्स रूल। देखिए जो मैं अंडरलाइन करूंगा उसको आप बिल्कुल हुबहू रट लेना, जो मैं अंडरलाइन करूंगा। फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, यानी असमघात रैखिक, इसकी हिंदी क्या होती है, यहां पे असमघात, यहां पे होता है असमघात। क्लियर है ना, यहां पे क्या होता है असमघात लिखा है, ये यहां पे क्या लिखा है असमघात लिखा है हिंदी में। असमघात रैखिक, यहां पे असमघात रैखिक समीकरणों के निकाय के संबंध में देखेंगे। ये एक प्रोफार्मा है, दिया रहेगा सवाल में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, देखेंगे आपके सामने है ये, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 है। तो x क्या हो जाएगा d1 बाई डी, y क्या हो जाएगा d2 बाई डी, z हो जाएगा d3 बाई डी हो जाएगा। ये d क्या हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हो जाएगा। d1 की बात करें d1 b1 c1 d2 b2 c2 d3 b3 c3 हो जाएगा। d2 की बात करें तो a1 d1 c1 a2 d2 c2 a3 d3 c3 हो जाएगा। d3 की बात करें a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 c3। ये बेटा है क्रैमर्स रूल, और क्रैमर्स रूल में क्या है नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है कि यहां पे d1 d2 d3 पे कोई नंबर हो, जीरो ना हो। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है d1 d2 d3 क्या हो, कोई नंबर हो। क्लियर है ना, आप समझ गए हैं। आप पहले इसको लिख लो, जो मैंने कहा है ये पहले आप इतना लिख लो, ये क्रैमर्स रूल है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर नॉन होमोजीनियस के लिए, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत तसल्ली से आप लिख लीजिए ताकि हमें सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना आए। ये दिया रहेगा, क्वेश्चन का प्रोफार्मा दिया रहेगा। डी का मतलब ये होता है, d1 का मतलब ये हो जाएगा, d2 का मतलब ये हो जाएगा, d3 का मतलब ये होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, हम इसको ऐसे निकालेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रैमर्स रूल। आप जरा इसको लिख लीजिए, आपको लिखने का मैं समय दे रहा हूं, आप इसको पहले लिख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो दिक्कत कहाँ पे आती है, ये D1 D2 D3 याद करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको तरीका बता दूं क्या है याद करने का। D तो ये होता है, देखिए A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 है ये। D का जो मतलब होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 होता है ये। अगर हम D1 की बात करें, तो मैंने तो ये तो लिखवा दिया है आपको, लेकिन कैसे आप इसको याद करेंगे। D1 की बात करें तो ये D1 D2 D3 है, पहले वाले कॉलम में फिट कर दीजिए। अगर हम D1 की बात करें तो D1 D2 D3 को पहले वाले कॉलम में फिट कर दीजिए, बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे ही रहेगा, तो D1 B1 C1 D2 B2 C2 D3 B3 C3 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम D2 की बात करें तो ये वाला जो है D1 D2 D3 को हम सेकंड वाले कॉलम में रख देंगे। D2 का मतलब हो जाएगा सेकंड वाले कॉलम रख देंगे। मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूं मैं। जब D2 आपसे कहा जाएगा तो आप D1 D2 D3 को सेकंड वाले कॉलम में आप रख देंगे, बाकी अगल बगल वैसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 है, A1 A2 A3 है, C1 C2 C3 है, और D1 D2 D3 देखिए यहाँ पे बीच में आ गया है, यहाँ पे बीच में आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए किनारे था ये। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। अगर हम D3 की बात करें तो ये जो तीसरा वाला जो कॉलम है यहाँ पे D1 D2 D3 फिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे D3 की बात करें तो तीसरे वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, D1 D2 D3 फिट हो जाएगा। ये हो जाएगा A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3 हो जाएगा। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, पहले आप इस तरह लिख लीजिए पहले। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, समझ गए ना इतना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। अब केस फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केस फर्स्ट, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 के, देन d का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 के, d इज नॉट इक्वल टू 0 के केस फर्स्ट में देखेंगे, d इज नॉट इक्वल टू 0 के, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कंसिस्टेंट बताइए, नॉन कंसिस्टेंट बताइए, यूनिक बताइए, नॉन जीरो सॉल्यूशन बताइए, ये सब कहा जाता है। तो d इज नॉट इक्वल टू 0 के तो क्या देगा, कंसिस्टेंट दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन दे देगा और ट्राइबल सॉल्यूशन दे देगा। ये क्या दे देगा, d इज नॉट इक्वल टू 0 के तो क्या क्या देगा, ये कंसिस्टेंट देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा और ट्राइबल सॉल्यूशन दे देगा। यानी जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। पहले आप केस फर्स्ट को आप लिख डालिए, केस फर्स्ट के बारे में पहले आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। और नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट देगा, यूनिक देगा और यहां पर ट्राइबल सॉल्यूशन देगा। इस तरीके से देगा ये। क्लियर है, समझ गए हैं। इसको पहले आप लिख डालिए। अगर हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की बात करें तो इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 के, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये सिचुएशन हो, वहां पे क्या था, d इज नॉट इक्वल टू 0 के, यहां पे क्या था, d इज नॉट इक्वल टू 0 के। और अगर हम यहां पे कहें d इज इक्वल टू 0 के और d1 d2 d3 अगर ये 0 के बराबर आ जाए, जो मैं अंडरलाइन कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको आप बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। जो मैं पढ़ा दूंगा ऑलमोस्ट वहीं से सवाल बन जाएंगे। तो ध्यान समझिए, d इज इक्वल टू 0, अगर मान लिया कि आपने कोई डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, अगर क्या बन गया, 0 बन गया ये, तब हम क्या करेंगे, d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे, d3 निकालेंगे। अगर ये भी 0 बन गए, सब 0 बन गया, तो क्या बन जाएगा, ये कंसिस्टेंट बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, ये कंसिस्टेंट बनेगा। और फिर क्या देगा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा ये। और फिर क्या देगा, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन देगा ये। और फिर क्या देगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन देगा ये, डिपेंडेंट सॉल्यूशन देगा। देखिए केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट कहलाया जाएगा। तो क्या कहलाएगा,
कंसिस्टेंट कहलाएगा, यूनिक सोल्यूशन देगा और क्या देगा, ट्राइबल सोल्यूशन देगा। इसको आप जो ये वर्ड्स है इसको आप बिल्कुल रट लेना, जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इसको बिल्कुल आप रट लेना, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, घेर दिया है। अब केस सेकंड में क्या कहा गया है, अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, अगर 0 बन गया तो अब करेंगे क्या, d1 भी सॉल्व करेंगे, d2 भी सॉल्व करेंगे, d3 भी सॉल्व करेंगे, अगर ये भी तीनों 0 दे दे। और d1 d2 d3 क्या है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर ये तीनों 0 दे दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट सोल्यूशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दे देगा। और क्या दे देगा, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन दे देगा। ये जो वर्ड्स हैं इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, केस जो भी बताए गए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़िए बच्चों, समझ गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, यहां पे देखिए केस थर्ड, केस थर्ड देखेंगे आप, केस थर्ड, केस थर्ड आप देखेंगे, इफ d इज इक्वल टू 0 आ गया, d इज इक्वल टू 0 हो गया, मान लीजिए हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और अगर 0 बन गया ये, और एटलीस्ट कहा गया है वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। अगर आपसे ये कह दिया जाए, मेरी बात समझ है, d इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, हम अगर d इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, हम d1 निकालेंगे, फिर d2 निकालेंगे, फिर d3 निकालेंगे, और इसमें में से कोई एक अगर ये नॉन जीरो हो गया, यानी 0 ना आए, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसकी हिंदी होती है असंगत, होती है असंगत। तो क्या दे देगा, ये इनकंसिस्टेंट दे देगा, असंगत दे देगा, और इसी को हम नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसी को हमने नो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। केस थर्ड फिर से देखिए, अगर मान लीजिए आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया, तब आप क्या करेंगे, d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे, d3 निकालेंगे। अगर इसमें से कोई एक d1 d2 d3 इसमें से कोई एक अगर ये नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सॉल्यूशन देगा ये। क्लियर है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे देखेंगे आप, जब हम क्वेश्चंस लगवाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ गए हैं, इसको आप पहले लिख डालिए, पहले इसको आप लिख डालिए, पहले जो मैंने यहां पे लिखवाया इसको पहले आप लिख डालिए, केस थर्ड लिख डालिए पहले। लिख डाला, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप, ये तो मैंने आपको बता दिया है, केस फर्स्ट केस सेकंड मैंने आपको बता दिया है, ये भी केस थर्ड हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। जैसे ये दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 12 है, 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे सीधे मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, अभी मैं यहाँ पे मतलब उस तरीके का ऑप्शन मैं नहीं लेकर के आया हूँ, अभी मेरा काम है आपको केवल और केवल तरीका सिखाना, ठीक है। देखेंगे, मान लीजिए सवाल है, ये सवाल दे दिया गया, आपसे कहा जाए इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिया जाए, आप करेंगे क्या। 2x माइनस वाई ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है, तो क्या करेंगे आप, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे क्या, पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। 2 माइनस 1 1 1 3 2 3 2 3, पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। देखिए 0 के बराबर हो गया ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है,
x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 12 है, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 20 हमारा क्वेश्चन है। पहले क्या किया, हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला। ठीक, डिटरमिनेंट हमने निकाला है तो क्या हो रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब जब ये 0 के बराबर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, d1 निकालिए, d2 निकालिए, d3 निकालिए। हमने d1 निकाला। d1 का मतलब क्या होता है, d1 में क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे ये वाला चीज वहां पे सेट हो जाएगा। जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे ये 4, 12, 10 वहां पे सेट हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया है कैसे याद किया जाता है। तो 4, 12 और 10 -1, 3, 2, 1, 2, 3 है ये। हमने इसको सॉल्व किया, ये देखिए यहाँ पे नॉन जीरो दे रहा है, जीरो नहीं दे रहा है ये। हमने इसको सॉल्व किया, जीरो नहीं दे रहा है ये, क्लियर है ना। हमने इसको सॉल्व किया, जीरो नहीं दे रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, केस थर्ड वाला लग रहा है। केस थर्ड में बताया गया है कि हम पहले डिटरमिनेंट को निकालें, अगर जीरो हो जाए तो हम d1 को सॉल्व करें, d2 को सॉल्व करें, d3 को सॉल्व करें। अगर इसमें से कोई एक अगर नॉन जीरो हो जाए, यानी जीरो के बराबर ना आए, तो वह जो देता है इनकंसिस्टेंट देता है। क्लियर है, इनकंसिस्टेंट देता है। देख लीजिए आप यहाँ पे इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन, जैसा भी ऑप्शन में रहेगा आप वो सब टिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे d1 हमने निकाला, d हमने निकाला इज इक्वल टू 0 आ गया। d1 हमने सॉल्व किया, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, अब है फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। अब है क्या, फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। अब क्या है बेटा, यहां पे फॉर होमोजीनियस इक्वेशन है। इसकी हिंदी होती है समघात रैखिक समीकरण। इसकी हिंदी होती है समघात रैखिक समीकरण होता है। फॉर होमोजीनियस इक्वेशन इसकी हिंदी होती है समघात रैखिक समीकरण। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है होमोजीनियस का कि ये जो है यहाँ पे d1, d2, d3 की जगह पे 0, 0, 0 हो जाते हैं। होमोजीनियस में क्या होते हैं, d1, d2, d3 की जगह पे यहाँ पे 0, 0, 0 बन जाते हैं। ये होमोजीनियस की पहचान होती है। उसमें हम करते क्या हैं, पहले जो है हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। होमोजीनियस हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 हम निकालेंगे। हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट यहाँ पे निकालेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। एक एक चीज आपको मैं बताते हुए चल रहा हूं, आप इसको रटते हुए जाइएगा, लिखते हुए जाइएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले लिखिए। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब केस फर्स्ट कहा गया है, केस फर्स्ट कहा गया है। ये केस फर्स्ट यहां पे दिया गया है, अगर d इज नॉट इक्वल टू 0 के, अगर d जो है हमने इसको सॉल्व किया और यह नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है, और इसी को हम ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, अगर d इज नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ट्राइबल सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी को हम जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हम जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। केस सेकंड, अगर ये d इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए, केस सेकंड क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, अगर 0 के बराबर हो जा रहा है, तो क्या देगा ये, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा ये, इनफाइनाइटली नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा ये। क्लियर है, और इसी को हम नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं,
नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसी को हम कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? कंसिस्टेंट बोल देते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ये केस सेकंड है, ये केस सेकंड है जो मैं बता रहा हूं आपको। फिर समझिए, होमोजीनियस के लिए क्या हो जाएगा, इधर का जो पोजीशन हो जाता है D1 D2 D3 की जगह पे ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो पहले आप इसका डिटरमिनेंट सेट कर लेंगे। केस फर्स्ट, D इज नॉट इक्वल टू 0 की, अगर D 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या देगा, ये यूनिक सोल्यूशन देगा, जीरो सोल्यूशन देगा और ट्राइबल सोल्यूशन दे देगा। लेकिन मान लीजिए D 0 के बराबर हो जाए तो आप क्या करेंगे, इनफाइनाइटली नॉन जीरो सोल्यूशन हो जाएगा, ये इनफाइनाइटली नॉन जीरो सोल्यूशन देगा ये। इसी को हम नॉन ट्राइबल सोल्यूशन बोलते हैं और इसी को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़िए, देखिए ये भी है, ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे। यानी अगर ये ऐसा पोजीशन दिया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के, अगर ऐसा हो तो पहला पोजीशन क्या है, पहला है मतलब अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, अगर ये हो जाए तो बेटा ये क्या देगा, ये जो देगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा ये। क्लियर है? अच्छा, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, ठीक, तो ये क्या दे देगा ये बेटा, नो सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा ये। ठीक है, तीसरा क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या दे देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। ये क्या दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के है। अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा ये। क्लियर है? और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, ये क्या दे देगा, नो सॉल्यूशन दे देगा ये। और अगर ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो क्या दे देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो यहां पे आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो क्वेश्चंस पर रहेगा, इसलिए जो अगला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, वरना ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट आप मिस कर जाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएँ, वो सुख सुविधाएँ, वो उसके पास सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सके। जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है लेकिन उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो मेरे इस वीडियो को आप आग की तरह फैलाइए, आप इसको आग की तरह फैलाइए, और ताकि हर कोई जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पे हम डिटरमिनेंट के सवालों को डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, अपनी कोई बात बतानी है, तो मेरे इस नंबर पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके, हमारा एक ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके। आप यहां पे फोन करके पता लगा सकते हैं कि आप इस ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम उसमें इस ग्रुप में हम उन्हीं बच्चों को ले रहे हैं जो वास्तव में काफ़ी सीरियस हैं, जो वास्तव में एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए, मतलब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, मेहनती हैं। ये इस ग्रुप में हम केवल उन्हीं को शामिल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस फ़ोन नंबर पर पता कर लीजिए। कुछ भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, इस नंबर पर बात कर लीजिए, पता कर लीजिए कैसे क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगर आपकी कोई भी बात होती है तो आप मुझसे बेझिझक बातें कर सकते हैं। बच्चों ठीक है बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।